रहेगा, मैं कहीं फंस गई थी। चलिए ठीक है। कल की क्लास में सब लोग थे जो आज है, आज जिन्होंने ज्वाइन किया है वो सब कल की क्लास में थे क्या या नहीं थे? सब लोग थे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज बेलेबल, नॉन बेलेबल, व्हाट इज कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्लॉज हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए स्क्रीन में एक बार आपसे शेयर कर देती हूँ। डन। देखिए जो जो डेफिनेशन हमारी बच गई थी वो हम कर लेते कंप्लीट। बाकी जो मेन मेन डेफिनेशन है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। चार्ज एक्सेप्ट चार्ज, चार्ज वाली डेफिनेशन हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। देखिए आपको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन क्लॉज कौन से सेक्शन में दे रखा है? सेक्शन 2 में दे रखा है। और यहाँ पे कैसे चल रहा है? 2 1 A कैसे चल रहा है? 2 1 A ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, पहले ऐसे चलता था 2 I, लेकिन अब यहाँ पे चल रहा है 2 1 A। ठीक है, आ जाइए क्या लिखा हुआ है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, क्या लिखा है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स न्यूली एडेड है। क्या चीज है? न्यूली एडेड है। देखो इन्होंने हर चीज, जो भी सारी चीजें होती है ना जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के काम में आती है, जिससे हम किसी चीज की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो इन्होंने इसको किस में डाल दिया है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, तो इन्होंने बोला कि द यूज ऑफ एनी, आप किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस से यदि क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, या किसी भी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को, सर्च सीजर को, एविडेंस को, या अदर चीजों को क्या कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है इस संहिता के तहत, उसको आप क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस से रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का, यूज कर रहे हैं आप किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का, चाहे रिकॉर्ड करने में, चाहे सर्च और सीजर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहा जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पूछ लिया जाए और आपको सबको ये याद रखना है, ये अल्फाबेटिकली दे रखे हैं। ये जो चीजें दे रखी है ना, अल्फाबेटिकली डिफाइन कर रखी है। तो इन्होंने क्या कहा? द यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस for the purpose of video conferencing, recording of process of identification और सर्च एंड सीजर, एविडेंस ट्रांसमिशन और अदर पर्पस, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहा जाता है। ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि न्यूली ऐड हुआ है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से यदि कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज किया गया इन सारी चीजों के लिए, तो इसे कहा जाएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इतना ज्यादा अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है वो बेल की, इसका पूरा चैप्टर है पीछे, तो डीप में हम अंदर पढ़ लेंगे। लेकिन जस्ट आप सोचो, बेल, बेल मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा अक्यूज्ड पर्सन को ही बेल मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं सस्पेक्टेड पर्सन को भी मिल सकती है। इतना ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पे दो शब्द आपको याद रखने हैं, अक्यूज्ड एज वेल एज सस्पेक्टेड पर्सन। देखिए क्या लिखा हुआ है। रिलीज, बेल में क्या कर रहा है? पर्सन को रिलीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिलीज किया जा रहा है। किसको? आपको ये भी याद रखना, अक्यूज पर्सन और सस्पेक्टेड पर्सन। तो क्या लिखा है? रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये पहला इंसान है और ये दूसरा इंसान है। कहां से रिलीज किया जा रहा है? कस्टडी से, कस्टडी से। लेकिन ऐसे ही रिलीज नहीं किया जा रहा, कंडीशन इम्पोज की जा रही है। कंडीशन इम्पोज की जा रही है या तो ऑफिसर के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। ठीक है, या तो उसे बॉन्ड पे रिलीज किया जा रहा है या बेल बॉन्ड पे। तो ठीक है, पहले देखिए क्या बोला मैंने, रिलीज। सबसे पहला वर्ड आपको क्या याद रखना है? रिलीज। फिर किसके पर्सन का करा है हमने? अक्यूज पर्सन या सस्पेक्टेड पर्सन। कहां से रिलीज कर रहे हो? कोई घर से थोड़ी रिलीज कर रहे हो, फ्रॉम कस्टडी। और ठीक है, तो ये पहला नंबर पॉइंट, ये दूसरा नंबर पॉइंट, ये तीसरा नंबर पॉइंट, फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, कैसे रिलीज कर रहे हो? एवे नहीं रिलीज कर रहे, आप उसको कंडीशन पे रिलीज कर रहे हो, स्पेसिफिक कंडीशन पे रिलीज कर रहे हो। जो और कैसे? या तो बेल, या तो बेल पे, बेल मतलब इसमें आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे, या पर्सनल बॉन्ड। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक बार हैंड रेज कर दीजिए और बेयर एक्ट से पढ़िए, बेयर एक्ट से बेल की डेफिनेशन पढ़िए। बेल क्या है? बेल के अंदर आप बेल पे भी छोड़ सकते हो और बेल बॉन्ड पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ सकते हो। एक बार हम पढ़ लेते हैं दोबारा, आई होप समझ में आ ही गई होगी।
देखिए, रिलीज ऑफ अ पर्सन, कंडीशन नंबर 1, जो पर्सन कौन है, अक्यूज पर्सन या सस्पेक्टेड पर्सन जिसने कमीशन ऑफ ऑफेंस किया है, ऐसा सस्पेक्शन हो रहा है, फ्रॉम कस्टडी अपॉन कंडीशन इम्पोज्ड बाय ऑफिसर। कौन कंडीशन इम्पोज करेगा? या तो पुलिस ऑफिसर कंडीशन इम्पोज करेगा या कोर्ट कंडीशन इम्पोज करेगा, या तो आप उसको बॉन्ड पे रिलीज कर रहे हो या बेल बॉन्ड पे रिलीज कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में क्या कहा था, जो कृष्ण अय्यर कि बेल इज अ रूल एंड इम्प्रिजनमेंट इज एन एक्सेप्शन, जेल इज एन एक्सेप्शन, ऐसा कहा गया था। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बेलेबल नॉन बेलेबल की डेफिनेशन हम कल कर चुके थे। ठीक है, वापस बोल देती हूँ, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको बेल नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल का मतलब है जहां पर बेल आपको एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी। अब देखिए, बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड में आपको रिलीज किया जाता है श्योरिटी पर, मतलब बेल बॉन्ड में आपको रिलीज किस पे किया जाएगा, श्योरिटी पर रिलीज किया जाएगा। किस पे? श्योरिटी पर। और बॉन्ड में आपको किस पे रिलीज किया जाएगा, पर्सनल बॉन्ड पे या अंडरटेकिंग पे विदाउट श्योरिटी। पहले कंफ्यूजन होता था कि व्हाट इज बेल एंड व्हाट इज बॉन्ड, तो बॉन्ड में आपको विदाउट श्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज किया जा सकता है और बेल में आपको विद श्योरिटी रिलीज किया। जल्दी से हम याद कर लेते हैं, हमने 4 डेफिनेशन याद करी है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जिससे आप ये सारी चीजें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, सर सीजर को रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है। बेल का मतलब है रिलीज ऑफ अ अक्यूज्ड पर्सन और सस्पेक्टेड पर्सन फ्रॉम द कस्टडी। ठीक है, अपॉन कंडीशन। कंडीशन कौन इम्पोज कर रहा है, या तो कोर्ट इम्पोज कर रहा है या ऑफिसर। किस पे रिलीज किया जा रहा है, या तो पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज किया जा रहा है या बेल बॉन्ड पे रिलीज किया जा रहा है। फिर आपसे पूछा गया कि बेल क्या होती है, बेल बॉन्ड क्या होता है, जिसमें श्योरिटी पे रिलीज किया जाता है, मतलब कोई एक पर्सन आकर श्योरिटी देगा तो इसे बेल कहा गया। और बॉन्ड किसे कहा गया, जिसमें पर्सन विदाउट श्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज होगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए इन 4 डेफिनेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, याद करते जा रहे हैं हम। देखिए, अब आते हैं चार्ज। देखो, अब पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है। चार्ज कौन फ्रेम करता है, कोई बताएगा मुझे? चार्ज कौन फ्रेम करता है? कोर्ट फ्रेम करता है या पुलिस वाले फ्रेम करते हैं? मैम पुलिस। कोर्ट। कोर्ट कोर्ट। अच्छा, अब कौन ने बोला कोर्ट? पुलिस कौन ने बोला? पहले तो वो माइक ऑन कर लीजिए। मैं बताऊंगी, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही ना। ठीक है, अब आप समझना। हमको ऐसा लगता है, मतलब हमको क्या, जो मतलब कम, थोड़े से कम जानकारी है जिसको, उनको ऐसा लगता है कि चार्ज पुलिस वाले फ्रेम करते हैं क्योंकि वो चार्जशीट पेश करते हैं। तो चार्जशीट एक डिफरेंट थिंग है। चार्जशीट एक डिफरेंट थिंग है, चार्ज एक डिफरेंट थिंग है। इरम, कल मैंने बताया था इंक्वायरी खत्म होती है तब चार्ज फ्रेम होते हैं। यस मैम। इंक्वायरी को किससे, इंक्वायरी को ट्रायल से कौन सेपरेट करता है, चार्ज सेपरेट करता है। तो हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि चार्ज कौन फ्रेम करता है, कोर्ट फ्रेम करता है। पुलिस वाले जो भेजते हैं वो चार्ज शीट भेजते हैं। क्या भेजते हैं? चार्ज शीट। चार्ज हमेशा कोर्ट फ्रेम करता है। इंक्वायरी के बाद में कोर्ट को लगता है कि भाई हाँ, इसने ऑफेंस किया है, एलिगेशन लगा सकते हैं हम इसके ऊपर, तो कोर्ट क्या फ्रेम कर देगा, चार्ज फ्रेम कर देगा। आ जाइए। तो जो डेफिनेशन दे रखी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव। दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक तो होती है जो डिफाइन करती है, एक तो क्या होती है, जो डिफाइन करती है। जैसे कोई पागल को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है इंक्लूजन। जैसे आप कभी भी पढ़ते होंगे, ओथ इंक्लूड्स अफर्मेशन। तो क्या ये ओथ की डेफिनेशन है? क्या ओथ की जनरल डेफिनेशन नहीं है, ओथ की इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसमें चीजों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो चार्ज की डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन नहीं दे रखी। एक्चुअल डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। आ जाइए देखते हैं। देखिए, चार्ज, charge includes any head of charge when the charge contains more than one head। इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं ये क्या है। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने घर में घुसकर चोरी करी है। तो घर में घुसकर चोरी करी है, ताला तोड़ के करी है, तो है हाउस ब्रेकिंग। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। और क्या किया है उसने? थेफ्ट किया है। तो ये कितने ऑफेंस हो गए? ये 2 ऑफेंस हो गए।
मतलब यदि कभी भी चार्ज बनेगा, जैसे मान लीजिए कि मोहन नाम के पर्सन ने किसी के घर में घुसकर चोरी करी है, ठीक है, तो उसके ऊपर दो चार्ज बनेंगे। कौन कौन से चार्ज बनेंगे? एक तो बनेगा यदि रात में घुस के चोरी करी है तो हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, मान लीजिए उसने ताला तोड़ के चोरी करी है, या थेफ्ट। यहाँ तक समझ में आया? एक बार हैंड रेज करिए। ये दो चार्ज बनेंगे, ये दो चार्ज बनेंगे किसी भी पर्सन पे, ठीक है। अब देखो ये डेफिनेशन बोल रहा है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। तो ये बोल देखो, ये वाली जो लाइन है, व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड, तो यहाँ पे दो हेड है ना, दो हेड है ना, तो ये बोल रहा है कि दोनों हेड में से एनी हेड ऑफ चार्ज, दो हेड में से एनी हेड ऑफ चार्ज। समझ में आया क्या बोला इसने? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। याद कर, आपको ऐसा लग रहा है रटी हुई डेफिनेशन है, लेकिन आप उससे समझ लो कि एग्जांपल से कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, तो इसने इसको भी चार्ज बता दिया और इसने इसको भी चार्ज बता दिया। व्हेन चार्ज इंक्लूड्स मोर देन वन हेड। डन? थोड़ा सा समझ में आया? एक बार माइक ऑन करके पूछ लीजिए। उधर चला गया? पूछिए, किसी को डाउट है या समझ में आ गया? वापस मैं बता देती हूँ। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। देखिए यहाँ पे दो हेड है और इसमें से एनी हेड ऑफ चार्ज। डन? एक बार हैंड रेज करो। समझ में आया? ये बीएनएसएस की डेफिनेशन है। नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मैम एग्जाम्पल के साथ एक बार बता देंगे? बाकी और हिना के अलावा कोई और? रोहित? मैम क्लियर नहीं हुआ ये। मैं वापस बताती हूँ। देखो डेफिनेशन जो है बीएनएसएस की, वापस आ जाइए स्क्रीन पे। जो डेफिनेशन है, पहले हम बोलते हैं चार्ज includes any head of charge। ये पहली लाइन है चार्ज की डेफिनेशन की। एक सेकेंड होल्ड। चार्ज includes any head of charge when charge contains more than one head। देखो किसी ने यदि कभी चार्ज नहीं देखा है तो चार्ज ऐसे बनते हैं। यहाँ पे चार्ज, मान लीजिए मोहन नाम के पर्सन ने पारुल के घर में चोरी करी, तो यहाँ पे दो ऑफेंस बनते हैं। एक तो पारुल के घर में घुसा, ताला तोड़ के करिए, तो दो ऑफेंस है। एक तो हाउस ब्रेकिंग, क्या होता है? हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट। एक बार यहाँ के लिए हैंड रेज कर दो। ये वाला समझ में आया? सबको समझ में आया? किस मतलब सबको, ए टू जेड पर्सन को समझ में आना चाहिए कि दो चार्ज बनेंगे। यहाँ पे अकेला चोरी का चार्ज नहीं बनेगा, यहाँ पे दो चार्ज बनेंगे क्योंकि व्यक्ति ने दो ऑफेंस किए, ठीक है। अब ये चार्ज ऐसे फ्रेम होंगे जैसे कि दैट, यहाँ पे वो भी हो जाएगा फर्स्ट नंबर का चार्ज। ये चार्ज है, ये चार्ज का फॉर्मेट है दैट यू, मतलब मोहन को बोल रहे हैं कि आपने पारुल के घर में ऑन डेट इस टाइम पर क्या करा? हाउस ब्रेकिंग करी, ताला तोड़ा ना, तो हाउस ब्रेकिंग करी। और दूसरा बनेगा कि आपने पारुल के घर में हाउस ब्रेकिंग जब करी तो आपने वहां से उसकी साइकिल चोरी करी। तो यहाँ पे कितने चार्ज है? इस चार्ज के अंदर कितने चार्ज है रोहित? ऊपर वर्ड लिखा है चार्ज, लेकिन कितने चार्ज है? ट्रेसपास नहीं है, हाउस ब्रेकिंग होगा निशा, यदि ताला तोड़ा है मैम तो। 2 चार्जेस। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? एक बार एक स्टेज के लिए हैंड रेज कर दो। व्हेन द चार्ज, चार्ज का मतलब है ये वाला जो चार्ज बोल रहे हैं ना, व्हेन द चार्ज, ये फॉर्म के लिए बोल रहे हैं कि व्हेन द चार्ज इंक्लूड्स मोर देन वन हेड। एक बार हैंड रेज करिए, ये समझ में आया? चार्ज के अंदर मतलब जो चार्ज का फॉर्म है उसके अंदर कितने हेड है? दो हेड है। समझ में आ गया होगा? तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, मतलब चोरी भी चार्ज है, और सॉरी हाउस ब्रेकिंग भी चार्ज है, और साइकिल चुराना भी चार्ज है। वापिस समझिए कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, की चार्ज के अंदर कोई भी हेड आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दो हेड है, तो कोई भी हेड आ जाएगा व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। क्योंकि इस चार्ज, ये सेकंड पैराग्राफ इससे समझ जाओ कि मोर देन वन हेड है, तो ये हाउस ब्रेकिंग भी चार्ज है और ये साइकिल चुराना भी चार्ज है। अब किसी को कोई डाउट है? क्लियर रोहित मैम। और जो भी,
मतलब एक बार यदि यहाँ पे 31 स्टूडेंट्स हैं, लाइक एक्सेप्ट मी, सब हैंड रेज कर दीजिए। वापस डेफिनेशन याद कीजिए, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। ठीक है, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये चार्ज की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं बताती है। चार्ज की एक्चुअल डेफिनेशन चार्ज के चैप्टर में लिखी हुई है जनरली। अब आते हैं कि चार्ज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। एक्चुअल डेफिनेशन कौन बना रहा है? एक्चुअल डेफिनेशन तो कोर्ट। कि कोर्ट क्या कर रहा है? अक्यूज पे अक्यूजेशन लगा रहा है, अक्यूजेशन लगा रहा है कि भाई तूने ये ऑफेंस करा है, इसकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई है, ट्रायल स्टार्ट होगा। आप ऐसी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। देखो आपके सामने, अब अपन मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने आया चार्ज, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, प्रोविजन की डेफिनेशन। अननेसेसरी माइंड तब तक नहीं लगाते जब तक बेयर एक्ट नहीं लिखते। बेयर एक्ट सबसे पहले आप लिखोगे, बेयर एक्ट की लैंग्वेज, कि एज पर द प्रोविजन कंटेन्ड अंडर सेक्शन 21F, 21F पहले बी था, 2B यहाँ पे, कि एज पर द प्रोविजन कंटेन्ड अंडर सेक्शन 21F और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। ये जो चार्ज कंटेन्स है, ये फॉर्म के लिए बोल रहा है। ये सबसे पहले आपने लिखी। फिर आपने लिखोगे डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन। अब जनरल डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, this is not full definition, it is an inclusive definition. The general meaning of charge is written accusation। क्या चार्ज ओरल हो सकता है क्या? उसको लिख कर बताते हैं, लिख कर बताते हैं कि भाई आपने, देखिए रिटन, आपके भी ऊपर ये अक्यूजेशन लगे हैं, ये एलिगेशन लगे हैं, और कौन बनाता है इसे? कोर्ट बनाता है। कभी भी माइंड में आपको ये डाउट बिल्कुल नहीं रखना है कि चार्ज पुलिस वाला फ्रेम करता है, चार्ज हमेशा कोर्ट फ्रेम करता है। तो ये आपने लिखी दूसरी डेफिनेशन। सबसे पहले आपने लिखी प्रोविजन की डेफिनेशन, फिर आप लिखोगे जनरल डेफिनेशन। फिर आप क्या लिख सकते हो? स्टार लगा के एडिशनली क्या लिख सकते हो? कि चार्ज इंक्वायरी को ट्रायल से सेपरेट करता है। आई होप 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आराम से सफिशिएंटली आप लिख कर आ सकते हो कि चार्ज का मतलब क्या होता है। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया नहीं आया? शांतनु, अंजलि, प्रिया, इरम, हिना, जो भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सबको हैंड रेज करने की जरूरत है कि आपको चार्ज समझ में आना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। कॉग्निजेबल के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। जिसने भी क्लास नहीं ली है, देखो मैं बता रही हूँ, यदि कल की क्लास नहीं ली है तो आज की क्लास लेना इररेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है। पहले कल की क्लास लेना, और यदि मतलब आप रिपीट में, आपको बीएनएसएस बिल्कुल मैं ऐसे पढ़ाऊंगी जैसे सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आपको हार्ड समझ नहीं। जैसे सीपीसी भी मैं पढ़ाऊंगी तो इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको सीपीसी ऐसे लगने लग जाएगा कि भाई मैं टिप्स पे याद कर सकती हूँ सीपीसी को। ऐसे ही बीएनएसएस है, लेकिन आपको, जैसे मैंने एक बार पढ़ा दिया तो आप एक बार रिकॉर्डिंग और देख लो तो कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। आ जाइए नेक्स्ट। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बता चुकी थी, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। कॉग्निजेबल में वहां जहां पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, और नॉन कॉग्निजेबल में जहां पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और पीछे शेड्यूल में लिखे हुए हैं। और देखते हैं, अब कंप्लेंट की डेफिनेशन हमने क्या बोल पढ़ ली थी, कि एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट। आप क्यों कर रहे हो? विद इंटेंट टू, कि भाई आप एक एक्शन लो कि एक पर्सन, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो, उसने क्या करा है? ऑफेंस कमिट करा है, और इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, और आई होप आगे की चीजें आपको पता चलेगी कि जब इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस वाले को पता चलता है कि ऑफेंस तो नॉन कॉग्निजेबल हुआ है, और वो उसको मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजता है, तो वो क्या मानी जाती है? डीम्ड कंप्लेंट। और पुलिस वाला क्या माना जाता है? डीम्ड कंप्लेनेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। एफआईआर कंप्लेंट में डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। डिफरेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, डायरेक्ट से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां तो हुआ था रिकॉर्ड, और यहाँ पे है द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन, वीडियो कंटेंट। देखो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे इंस्टाग्राम की चैट, व्हाट्सएप की चैट, एक दूसरे को ये जिसने कम्युनिकेशन करा है, अ, जैसे गूगल मीट, जैसे गूगल मीट हम भी तो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो देखिए यही लिखा हुआ है कि द कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन हो, वर्बल हो, पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन हो, वीडियो कंटेंट हो, जो ट्रांसमिट किया गया है या ट्रांसफर किया गया है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, फ्रॉम अ पर्सन टू अ डिवाइस, फ्रॉम अ पर्सन टू अ पर्सन। एक बार देख लेना जो भी रिटर्न, जो भी चीजें हैं,
ठीक है, इसको तो मैं समझा नहीं सकती। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन ऐसे सिर्फ रटने की है, याद करने की कुछ नहीं है। इंक्वायरी, मैं वापस बोल देती हूँ, इंक्वायरी चार्ज फ्रेम होने से पहले कोर्ट के द्वारा होती है। ट्रायल चार्ज फ्रेम होने के बाद में कोर्ट के द्वारा शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्डिंग एविडेंसेस के को कलेक्ट करने के लिए या तो पुलिस ऑफिसर या एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द कोर्ट रिकॉर्ड करता है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये सब हम कल डीप में डिस्कस कर चुके थे। आराम से 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन? मैम अगर कोर्ट इंक्वायरी करती है तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। हाँ, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। कोर्ट यदि इंक्वायरी करती है तो मान सकते हैं कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। ठीक है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चालू कर दिया ना कोर्ट ने, तो हम बोल सकते हैं कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंक्वायरी की है तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग 21M। आपके बीएसए में 1K लिखा हुआ होगा, वो है ना, इसको चेंज कर लेना बीएसए में भी, क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले जब जो थे 25 दिसंबर 2023 को जब साइन किए थे किसने, राष्ट्रपति ने, या उससे पहले भी थोड़ा सा बीएसए में 2-3 सेक्शन ऊपर नीचे हुए थे, इस कारण मैंने वहां पे 21K लिखा है। लेकिन मैं जब चेंज करूंगी बीएसए के नोट्स उसमें 21M लिख दूंगी। तो 21 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे अब ये कौन सी डेफिनेशन है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या ओथ ही ली जाती है क्या? देखो यहाँ पे लिखा है ओथ, कि इंक्लूड्स, ये भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कहने को तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कोर्ट के सामने होती है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इंक्लूड्स, कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज और मे बी लीगली, इज मतलब प्रेजेंट और मे बी मतलब इन फ्यूचर लीगली टेकन ऑन ओथ। वापस बोल देते हैं, व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, जहां पर एविडेंसेस ओथ पर लिए जाते हैं या लिए जा सकेंगे। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन विच द एविडेंसेस कुड बी टेक इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है, लोकल ज्यूरिडिक्शन एज सच आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट जहां पर अपना ज्यूरिडिक्शन, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मान लीजिए मैं जयपुर की जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनती तो मेरा जयपुर पे लोकल ज्यूरिडिक्शन रहता। तो ऐसे कुछ डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन आप मतलब एग्जाम में ऐसे पूछी नहीं जाती, लेकिन आपका खराब लक, जब आपका बैड लक हो, जैसे अभी जैसे सिचुएशन, ठीक है अननेसेसरी मैं नहीं बताती, लेकिन देखिए समझिए, ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, लोकल ज्यूरिडिक्शन रेफर्स टू द लोकल एरिया, कि जैसे पारुल है, यदि जयपुर की जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनती तो जयपुर ये ऐसा लोकल एरिया जहां पे कोर्ट या मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा, अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा, अननेसेसरी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लोकल ज्यूरिडिक्शन मतलब लोकल एरिया। आ जाइए नेक्स्ट, ऑफेंस। अब आ जाइए क्या बोलता है ऑफेंस। ऑफेंस हर चीज ऑफेंस नहीं होती है, हर चीज ऑफेंस नहीं होती है। क्या ऑफेंस होता है, जिससे ऑफेंस बनाया गया है, जिससे पनिशेबल बनाया गया। पढ़ते हैं क्या लिखा है, कि एनी एक्ट और ओमिशन, हमेशा एक्ट के साथ में क्या चलता है, ओमिशन। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ऑफेंस का मतलब है, आप भारतीय न्याय संहिता में भी देखेंगे डेफिनेशन, ऑफेंस का मतलब है कोई भी एक्ट और कोई भी ओमिशन जिसे लॉ के द्वारा, किसी भी लॉ के द्वारा पनिशेबल घोषित किया गया है। ठीक है, और ये कैटल ट्रेसपास ये एक्स्ट्रा में चलता है कि सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास में जो कंप्लेंट रिकॉर्ड होती है ना, तो उसे भी ऑफेंस माना गया है। ठीक है, ये अननेसेसरी है, ऑफिसर इंचार्ज भी मेरे को नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन अब ये जो डेफिनेशन है ऑफिसर इंचार्ज की, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ऑफिसर इंचार्ज का मतलब ऑफिसर इंचार्ज तो है, समझना, ऑफिसर इंचार्ज का मतलब ऑफिसर इंचार्ज तो है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है कि जब ऑफिसर इंचार्ज एब्सेंट हो तो कौन है, ये बोला
कि ऑफिसर इंचार्ज का मतलब ऑफिस, जैसे पारुल है तो पारुल तो ऑफिसर इंचार्ज है, लेकिन मान लीजिए कि पारुल यदि नहीं है उपस्थित, यदि पारुल उपस्थित नहीं है तो कौन ऑफिसर इंचार्ज होगा, वो इस डेफिनेशन में बताया गया। ठीक है, अननेसेसरी है, वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन पढ़ लीजिए रेफरेंस के लिए। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन, यदि स्टेशन पे ऑफिसर इंचार्ज नहीं है, किस कारण से, या तो वो बीमार है या वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो कौन है ऑफिसर इंचार्ज, जो उसके नेक्स्ट इन रैंक है, जो उसके नेक्स्ट इन रैंक है, लेकिन कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए, above the rank of constable होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि ऑफिसर इंचार्ज, हु इज ऑफिसर इंचार्ज, व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन ड्यू टू इलनेस, इलनेस के कारण वो या किसी अदर काम के कारण वो यदि एब्सेंट है, तो कौन ऑफिसर इंचार्ज, जो उसके नेक्स्ट इन रैंक है, लेकिन अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। कांस्टेबल नहीं हो सकता ऑफिस भाई बन जाए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी ऑफिसर इंचार्ज बना सकती है, क्योंकि लिखा है यहाँ पे, इफ डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एनी अदर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट मे बी डेजिग्नेटेड, कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को ऑफिसर इंचार्ज बना सकती है। ठीक है, अननेसेसरी है, पूछूंगी भी नहीं, तो हैंड रेज करना, समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये एब्सेंट है तो जो उसके नेक्स्ट इन रैंक है वो ऑफिसर इंचार्ज है। अब अब देखिए, इतना ज्यादा, अब जैसे क्या होती है पुलिस रिपोर्ट, पूरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सबसे जो चैप्टर है, एक चैप्टर है आपका, मतलब सीआरपीसी में 154 से 176 तक चलता है, सबसे बड़ा चैप्टर, चैप्टर 12। तो यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, जब पुलिस वाला कॉग्निजेबल ऑफेंस है मान लीजिए, या नॉन कॉग्निजेबल भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पुलिस वाले ने, जैसे मान लीजिए पता चला है किसी का मर्डर हो गया है, पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज करी, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या क्या होते हैं, एक पुलिस वाला पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, डॉक्यूमेंट भी आएंगे उसमें, 161 के बयान, अभी 161 नहीं बोलेंगे, उसमें क्या होंगे, व्यक्ति के बयान भी होंगे, विटनेस के बयान भी होंगे, अक्यूज के बयान भी होंगे, एक है ना। तो क्या करता है पुलिस वाला, एक अपनी पूरी रिपोर्ट बना के भेजता है, किसको, मजिस्ट्रेट को। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, चालान भी कहा जाएगा, फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाएगा, चार्जशीट भी कहा जाएगा, वो सब हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पहले सेक्शन 173 में भेजी जाती थी, ये बोल रही हूँ, हाँ 173 में भेजी जाती थी, अब ये सेक्शन जो बढ़ के 193 हो गया है, तो यही लिखा हुआ है। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया पुलिस रिपोर्ट, अभी आपको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, देखो सेकंड डे है बीएनएसएस का। पुलिस रिपोर्ट जो पुलिस वाला भेजता है कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, देखिए ये कुछ लिखा है, अ पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट, टू द मजिस्ट्रेट होना चाहिए शायद यहाँ पे, टू द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193। अब देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हल्का सा बता देती हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप सभी जानते होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आप, जैसे जजमेंट राइटिंग का भी मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ, ज्यादा आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी। कोर्ट ऑफ सेशन में आप जब देखोगे ना, तो यहाँ दिखेंगे आपको पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या दिखेंगे, ये हाई कोर्ट में भी। पीपी कौन होते हैं, कोई बता सकता है, जिस जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो, पीपी कौन होते हैं, जनरली जनरली, मेरे को लॉ की लैंग्वेज में नहीं, जनरल लैंग्वेज में पीपी कौन होते हैं, मैम जो प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील। गवर्नमेंट वकील, समझ लो, ये एक गवर्नमेंट जनरल वकील। आंसर। गवर्नमेंट, अब क्या होता है, जैसे कभी भी आप क्रिमिनल, जो मैं एक कंसेप्ट बताती हूँ, जो क्राइम होता है वो किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता है, ठीक है, जो क्राइम होता है कभी किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी ने किसी पर्सन का मर्डर किया, मोहन ने किसी पर्सन का मर्डर किया, तो केवल वो व्यक्ति का मर्डर नहीं किया, स्टेट के खिलाफ ऑफेंस किया है, क्या किया है, स्टेट के खिलाफ। तो जब भी जैसे मान लीजिए मोहन ने मर्डर किया ना, तो यहाँ पे होता है स्टेट, जैसे मान लीजिए राजस्थान के व्यक्ति का कर दिया, तो स्टेट ऑफ राजस्थान ये केस चलेगा। जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति या उसके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफेंस वो लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, केस लगा रहे हैं, तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहन, तो भाई स्टेट ऑफ राजस्थान के बिहाफ पे कौन खड़ा होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी खड़ा होगा। सबको समझ में आया। जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं,
तो वहां स्टेट के बिहाफ पर कौन खड़ा होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये पूरा सेक्शन पीछे दिखा दे रखा है, डीप मतलब पूरा डीप में दे रखा है, जस्ट आपको ये समझना। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कौन खड़े होते हैं? दिनेश बताइए, या रोहित बताइए, एपीपी कौन खड़े खड़े होते एपीपी हैं? मैम असिस्टेंट मैम पब्लिक। एपीओ एपीओ सबको समझ में आया? असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एक बार हैंड रेज करो। जो असिस्टेंट नीचे पब्लिक वाले कोर्ट प्रोसिक्यूटर होते हैं, देखिए समझिए, जो थोड़े से ऊपर वाले कोर्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट नहीं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वहां सेशन कौन खड़े कोर्ट होते हैं? पीपी। कौन खड़े होते हैं? पीपी। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि सबको समझ में आता है, ऐसा यदि आपको समझ में आता है तो सबको समझ में आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां कौन खड़े होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन जैसे ही वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स आते हैं, वहां कौन खड़े होते हैं? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अभी बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे एपीओ का, ठीक है? आ जाइए, पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन दे रखी है। एनी पर्सन, ये सेक्शन 18 में है, पहले शायद सेक्शन 24 था, आई फोर मुझे याद, ठीक 24 है? में एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड्स, यहाँ तो डिफाइन कर दिया और यहाँ बोला इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पीपी। ये भी बता देती हूँ, हल्का फुल्का आपको समझा देती हूँ क्या है डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला स्टेट ऑफ एमपी या स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहन, क्योंकि मोहन ने मर्डर किया है स्टेट ऑफ, तो स्टेट के बिहाफ पे यहाँ पे खड़ा हो गया पीपी। कौन खड़ा हो गया? पीपी। लेकिन मान लीजिए किसका मर्डर कर दिया, किसका मर्डर करते हैं हम, एक मोहित नाम के पर्सन का मर्डर, कोई मोहित हो तो प्लीज ऑफेंसिव मत हो जाना। एक मोहन ने मोहित नाम के पर्सन का मर्डर कर दिया, तो केस क्या चलेगा? आप सबको समझ में आ गया, केस चलेगा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहन। मोहित वर्सेस मोहन नहीं चलेगा, सबको समझ में आना चाहिए, ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्राइम हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होता है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहन चलेगा, ना कि मोहित वर्सेस मोहन। अब मान लीजिए कि स्टेट ऑफ राजस्थान से तो पीपी खड़ा हो गया, यहाँ पे जो मोहित के घर वाले हैं, मोहित के घर वाले हैं, वो तो सोच रहे, वो उनको ऐसा लगता है कि पीपी ने तो पैसा खाया हुआ है या कुछ भी, मैं सॉरी ऐसा भी नहीं बोलूंगी, कि पीपी उसको, इनको ऐसा लगता है पीपी अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो क्या मोहित के घर वाले अपॉइंट नहीं कर सकते क्या उसके बिहाफ पे एडवोकेट? कर सकते हैं ना? तो चाहे एडवोकेट अपॉइंट करे या कुछ भी अपॉइंट करे, वो किसके डायरेक्शन में काम करेगा? पीपी के डायरेक्शन में काम करे। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि पारुल जैन पीपी है, पारुल जैन पीपी है, समझिए। और जो मैं स्टेट के बिहाफ पे हूँ, लेकिन मोहित ने, कोई भी मान लीजिए प्रशांत भूषण जी मान लीजिए कि मेरे एडवोकेट है प्रशांत भूषण जी, मेरे केस चल रहा है, तो मोहित के घर वालों ने प्रशांत भूषण जी को अपॉइंट कर लिया, तो चाहे प्रशांत भूषण जी का एक्सपीरियंस कितना ही ज्यादा हो, लेकिन पारुल यदि पीपी है, तो प्रशांत भूषण जी किसके डायरेक्शन में काम करेंगे? पारुल के डायरेक्शन में काम करेंगे। समझ में आया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, माइंड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो पीपी होते हैं वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में होते हैं, जो असिस्टेंट पीपी होते हैं वो जो लोअर कोर्ट होते हैं उनमें अपॉइंट होते हैं, और पीपी के अंदर पीपी के डायरेक्शन में जो काम कर रहा है वो भी आता है। आ जाइए। अब एक बार एक सेकंड दे दीजिए मुझे, मैं जब तक बोल रही हूँ, बेयर एक्ट सबके पास में बेयर एक्ट है क्या? पहले तो ये बता दीजिए, सबके पास में बेयर एक्ट होना चाहिए। ये तो मत ही सोचना कि बेयर एक्ट नहीं खरीदेंगे, अच्छे से पब्लिकेशन का बेयर एक्ट लीजिए, ठीक है? तो और जाके सबसे पहले मैं बताती हूँ, आप डेफिनेशन पढ़िए चार्ज, क्योंकि मैंने 10 बार याद कराई है, तो चार्ज की डेफिनेशन पढ़िए जाके कि आपको याद हुई या नहीं याद हुई, ठीक है? एक बार मैं पानी पीती हूँ। अब मैं किसी का भी नाम ले लेती हूँ, ठीक है? एक बार होल्ड रखिएगा। रक्षा राजपूत, यदि आप क्लास में हो, डरना नहीं है, देखो मैं किसी को डराती नहीं हूँ। रक्षा, आप एक बार माइक ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा आपको, प्री मेंस इंटरव्यू, आप यदि अभी से डरने लग जाओगे कि मैम ने एकदम से क्वेश्चन पूछ लिया,
ठीक है। तो आपको अभी से फेस करना स्टार्ट हो जाओ तो आगे बहुत परफेक्ट बन जाओगे, मेरे साथ रह रह के बहुत परफेक्ट बन जाओगे। मैं भी एक इंट्रोवर्ट टाइप की इंसान हुआ करती थी, अब मैं बिंदास बोलती हूँ। रक्षा, चार्ज की डेफिनेशन क्या है जल्दी से बता दीजिए, जो बेरेक्ट में लिखी है। Charge includes any head of charge where the charge contains more heads than one. मोर देन वन हेड। आई होप आपको सबको याद हो गई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आ जाइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वारंट केस, पहले वारंट केस पढ़ते हैं फिर समन केस पे आएंगे, ठीक है। वारंट केस जो 2 साल से ऊपर के वारंट केस जो 2 साल से ऊपर के ऑफेंसेस है, बस खत्म, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। डेफिनेशन अब हम देख लेते हैं। वारंट केस, अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद, यहाँ पे देख लो, टर्म एक्सीडिंग 2 years, और ऑफ कोर्स इट्स अ कॉमन सेंस कि या टर्म्स एक्सीडिंग 2 years है तो इसमें इम्प्रिजनमेंट लाइफ भी इंक्लूडेड है और डेथ भी इंक्लूडेड है। तो वारंट केस क्या होते हैं, जो 2 साल से जो पनिशमेंट है, 2 साल से ज्यादा पनिशेबल ऑफेंस है, उन्हें कहा जाएगा वारंट केस। साथ ही में जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, वारंट केस कहा जाएंगे। तो समन केस कौन से होंगे, जो अप टू 2 year होंगे, बहुत सिंपल सी बात है। समन केस कौन से होंगे, जो अप टू 2 years होंगे। तो आ जाइए देखते हैं, 21X में लिखा है समन केस, अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस, एक ऐसे ऑफेंस जो वारंट केस नहीं है, और वारंट केस जो डेथ, एलाइड और टर्म एक्सीडिंग 2 years से पनिशेबल है। थोड़ा सा अच्छे वर्जन की बात करते हैं, ठीक है, कि समन केस और वारंट केस में एक्चुअल डिफरेंस आप लिख तो आओगे, लेकिन और क्या डिफरेंस होता है, एक जनरल डिफरेंस मैं बताती हूँ। जो हमने चार्ज की बात की ना, चार्ज की बात, वो वारंट केस में जरूरी है चार्ज बनाना, ऑफ कोर्स थोड़े बड़े ऑफेंस हो गए तो चार्ज बनाना जरूरी है, लेकिन समन केस में चार्ज बनाना जरूरी नहीं है। समन केस में सब्सटेंस ऑफ अक्यूज, जैसे पारुल है, पारुल को बोला कि पारुल ने नहीं, मोहन नाम के लड़के इंसान ने 5,000 रुपए तक की चोरी करी है, ठीक है। पनिशमेंट शायद कम्युनिटी सर्विस है, तो इस ये एक समन केस है, तो यहाँ पे चार्ज फ्रेम करना जरूरी नहीं है, ठीक है। वारंट केस जब होगा तो वहां चार्ज फ्रेम होगा, ठीक है। आगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो और कुछ देख लेते हैं। समन केस वही सेम लिखा है कि समन केस जो नॉट एक्सीडिंग 2 year है, वारंट केस ये समझ में आ गया होगा, लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, सीरियस ऑफेंस होते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि समन को वारंट केस में बदला जा सकता है, वारंट केस को समन केस में नहीं बदला जा सकता। जो समन है उसका ट्रायल सिंपलर होता है, लेकिन वारंट केस का ट्रायल जो होता है मोर एलेबोरेटिव होता है, नरेटिव फॉर्म में होता है। बस इतना ही आपको याद रख लो, ये एक याद कर लो कि समन केस में फॉर्मल चार्ज बनाना जरूरी, बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि समन केस में चार्ज नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। बनाना जरूरी नहीं है, बना सकते हैं। तो लिखा है कि इन समन केस फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज इज नॉट नेसेसरी, बट इन वन केस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज नेसेसरी। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज समन केस, कभी कंफ्यूज नहीं, ऐसे नहीं होना कि समन केस में समन जाते हैं, वारंट केस में वारंट जाते हैं, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, कभी भी माइंड में मत लगाना। समन केस जो अप टू 2 years के होते हैं, वारंट केस जो 2 साल से ज्यादा के होते हैं, ये माइंड में रखना, लेकिन डेफिनेशन ऐसे नहीं लिख के आनी है। आपसे पूछा गया व्हाट इज समन केस, व्हाट इज समन केस, तो आप लिखोगे कि एज प्रोविजन, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे प्रोविजन, एज पर प्रोविजन कंटेन्ड इन BNSS 2023, समन केस आर दोज केस विच आर नॉट वारंट केस। ये डेफिनेशन पहले आपको लिख कर आनी है, लेकिन ये डेफिनेशन अकेली नहीं लिख कर आनी है। फिर आप स्टार लगा के लिखोगे वारंट केस विच आर पनिशेबल विद डेथ, एलाई और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years, ठीक है। और ज्यादा आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि सम इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फ्रेम फॉर्मल चार्ज इन समन केस, मतलब ये हमेशा आपको एडिशन में लिख कर आना है, लेकिन हमेशा याद रखना कि एडिशन के चक्कर में जो एक्चुअल चीज है वो नहीं भूलनी, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना है मेंस के एग्जाम में, क्योंकि सब सेम सेम रिपीटेटिव बातें लिखेंगे सब, एक एग्जामिनर की नजर में, जैसे मेरी अभी मेंस की कॉपी मैंने वो करी है, RTI के थ्रू मंगवाई है, जैसे मेरी कॉपी आएगी तो मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन पे शेयर करूंगी, ठीक है। मैंने ट्राई किया, मैं थोड़ी सी बेरक की लैंग्वेज नहीं लिख पाई, ये मेरी गलती थी, क्योंकि ऐसे मैं बताऊं क्यों क्या हुआ। हम लोगों ने जैसे सेक्शन 9 पढ़ा सीपीसी का, 10 पढ़ लिया सीपीसी का, 11 पढ़ लिया, बाकी सारे प्रोविजन तो हमें ऐसा लगता था कि हमें आते हैं, तो हमने ऐसे ऐसे प्रोविजन पढ़े जो बहुत डेंजरस से प्रोविजन थे। सिंपल प्रोविजन को तो हमने देखा कि यार चलो आता है, पेज पलटो, और एग्जाम में आरजेएस मेंस के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ गए जो सिंपल प्रोविजन थे,
कि समन सर्व नहीं हुआ तो क्या करेंगे, चस्पा कर देंगे, चस्पा कर देंगे। तो मैंने लिख दिया कि आप चस्पा कर दोगे, लेकिन जो बेयरक की लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई। क्यों मिस्टेक हो गई? क्योंकि मैंने सिंपल प्रोविजन को इग्नोर कर दिया। आप लोगों को कुछ भी इग्नोर नहीं करना, चाहे सिंपल हो, चाहे आपको लगे हार्ड है, आपको सब बराबर पढ़ना है, सब बराबर पढ़ना है। आ जाइए और देखते हैं। अब देखो, विक्टिम का मतलब केवल विक्टिम नहीं होता। समझ में आ रहा है? अब तो आपको मैंने समझा दिया, ये विक्टिम की जनरल डेफिनेशन है और ये विक्टिम की इंक्लूसिव डेफिनेशन। विक्टिम का मतलब वो तो है जिसको लॉस और इंजरी हुई है, लेकिन मान लो कि विक्टिम मर गया, तो अब विक्टिम कौन है? विक्टिम वह है जो उसके गार्जियन है या लीगल हायर है। तो क्या बोला? विक्टिम अ पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस और इंजरी किसके एक्ट ऑफिसर से? अक्यूज्ड पर्सन। अक्यूज्ड पर्सन होता है जिसपे चार्ज लगा है, किसने मारा, ठीक है। अ पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड इट इंक्लूड्स गार्जियन और लीगल हायर ऑफ सच विक्टिम। एज सच आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और वर्ड और एक्सप्रेशन जो यहाँ नहीं दिए गए हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से और भारतीय न्याय संहिता से आपको वो वर्ड लेने पड़ेंगे। डेफिनेशन यही खत्म हो जाती है। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है। अब मैं आपको है ना सिर्फ 5 मिनट का टाइम दूंगी, जिसको क्लास छोड़ के जाना है जाओ। 5 मिनट के टाइम पे आप है ना क्या करोगे? ये सीरियल नंबर याद करोगे। और मुझे जो इंसान 5 मिनट के 5 मिनट या चलो मैक्सिमम 7 मिनट का टाइम देती हूँ आप लोगों को, ये जो सीरियल नंबर है ना, ये इसके वो सीरियल नंबर याद करो कि कौन से सेक्शन में क्या दे रखा है। बिल्कुल, ये मैं स्क्रीन चालू रखूंगी, आपको ये स्क्रीन से ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। एक सेकंड। ये स्क्रीन है यहाँ पे, इस स्क्रीन से याद करो, ठीक है। ये 27 है टोटल। तो आपको याद रखना है ये सीरियल नंबर से चल रहा है। मैं आपको 7 मिनट का टाइम दूंगी, 8:03 पे मैं माइक ऑन करूंगी या वीडियो ऑन करूंगी। आप ये जो स्क्रीन पे है इसको याद करो कि 21A में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है, डी में क्या लिखा है, और याद हो जाएगा आराम से। 8:03 पे ऑन करूंगी, ठीक है। करिए, आ जाइए। यस मैम। कंप्लेंट तक बता दो। यस मैम। यस मैम हुआ याद। अब मैं बता रही हूँ, दिनेश आप बता दीजिए, कंप्लेंट तक बता दीजिए। यस मैम। मैम ए में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, बी में बी बेल और सी में बेलेबल ऑफेंस, डी बॉन्ड, ई बेल सी बॉन्ड, में बेलेबल एफ नॉन चार बेलेबल दोनों है, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? अवेलेबल ओनली। बेलेबल मैम ओनली, बेलेबल। यस मैम। हम सही बोल रहे हैं। नॉन ओके नॉन बेलेबल नहीं है, बेलेबल फिर भी है। नॉन बेलेबल कहाँ है? नॉट डिफाइंड। नॉन बेलेबल डिफाइन नहीं है। डायरेक्ट में देखना मैम पेयर इसी नॉन। में मैम इसी में लिखा हुआ है नॉन मैम वेलेबल टू वन दोनों सी मीन्स। में डिफाइंड डिफाइंड दोनों है, इसी में बेलेबल है। नॉन बेलेबल यस मैम दोनों। दोनों लिखा है। डिफाइन किए गए दिनेश, ठीक है, ओके। यस याद मैम रखना है, बोथ भूलना आर नहीं है, डिफाइंड। ओके मैम। ठीक है। दोनों एक बताइए में वापस ओके डिफाइंड टू है। ए ओके मैम। मैम डी में बॉन्ड है, ई में बेल बॉन्ड और एफ हाँ हाँ, चार्ज। ए से स्टार्ट कर ये दीजिए, दोबारा बच्चों को याद हो जाएगा। दोबारा बोलूँ मैम? हाँ, मैम ए में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बी फॉर बेल, सी फॉर बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, डी बॉन्ड, ई बेल बॉन्ड और एफ चार्ज एंड जी कॉग्निजेबल ऑफेंस, एच कंप्लेंट। ठीक है। तो मतलब कंप्लेंट तक भी याद हुआ ना? मैं हम्म वापस बोल देती हूँ। हम्म ए मतलब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बी, बी हम्म पे हमारे क्या आया? बी पे हमारे आया बेल। बेल, सी बेल। पे हम्म बेलेबल नॉन बेलेबल, फोर्थ नंबर पे बेल बॉन्ड है। क्या है? बेल बॉन्ड, ठीक है। लास्ट में ऐसे याद नहीं रहेगा, आपको चार्ट याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि यहाँ बेल बॉन्ड लिखा हुआ था। फिर यहाँ लिखा हुआ है बॉन्ड, फिर लिखा है चार्ज, ठीक है, चार्ज लिखा हुआ है नेक्स्ट नंबर पे, फिर लिखा है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और कंप्लेंट। अभी आप 6 याद करो, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा। वापस बोलते हैं, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, फिर लिखा हुआ है बेल, फिर लिखा हुआ है नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल, फिर लिखा हुआ है बेल बॉन्ड, फिर यहाँ लिखा ओके। हुआ है बॉन्ड, ठीक है, फिर लिखा हुआ है चार्ज, फिर लिखा हुआ है लास्ट में कंप्लेंट है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल। डन, 6 तो सबको याद हो गई क्या? एक बार ये इस चीज के लिए हैंड रेज कर दीजिए। देखिए मैंने कहा था जो लेफ्ट होना चाहते हैं लेफ्ट हो जाए, देखो, क्योंकि आप आज याद नहीं करोगे तो जिंदगी में कब याद करोगे? बैठे रहेगा, नया कोर्स आया है, नया सबको याद करना है। वापस से बोल देते हैं, सबसे पहले आपको याद करना है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बी पे है अपना बेल, सी पे है अपना बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस, डी पे है हमारा बेल बॉन्ड, ठीक है, एबीसीडी, ई पे है हमारा बॉन्ड, एफ पे है एफ हमारा चार्ज, चार्ज, जी पे है हमारा कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल, ऑफेंस। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल नहीं है, कॉग्निजेबल, हम्म और लास्ट में हमारा क्या है? कंप्लेंट। कंप्लेंट। अभी कंप्लेंट। 6 याद कर लो, बाकी अपन
रोज रोज कुछ ना कुछ याद करते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी वही है, जो पुराने बच्चे हैं जिन्हें सीआरपीसी आता है उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। पहले 2D में कंप्लेंट था, ये सब चीजें तो मैं आपको हाथों हाथ मैं ट्राई करूंगी कि चीजें आपको याद कराती जाऊं। अभी मैं याद नहीं कराती आपके लिए क्या होता, मैंने कंसेप्ट तो बता दिया लेकिन सेक्शन याद करना जरूरी है। अश्मिता, इरम, प्रिया, सब याद हुआ? ठीक है, 6 मैम भी काफी है। हाँ, अप्रोक्स 17 जो है वो लर्न हो गए हैं। अरे वो अभी लर्न हो गए, अपन को परमानेंट लर्न करने होते हैं। ऊपरी अपन को ऊपरी ऊपरी नहीं लर्न करना। अभी 6 याद कर लो, 6 मतलब अभी आई होप 6 याद कर लो। 6 हम कल याद करेंगे लास्ट में जाते जाते, ठीक है? डेफिनेशन क्लॉज हमारा यही कंप्लीट होता है। और एक मैं एक डिफरेंस और बता देती हूँ। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ डिस्चार्ज और कंप्लेंट में, डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस। कोई एक लाइन में बता दीजिए, कोई भी मैं जिसका नाम लूं। डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस किसी को आता हो तो बता दीजिए। डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस एक बार हैंड रेज कर दीजिए, चलो तो। ने जो बोला था अभिनव, उसे समझ इरम नहीं है, एक मिनट ना, अभिनव आप बताइए। हम सुन नहीं पा रहे आपको, अभिनव आवाज नहीं आ रही, ठीक है? इसके अलावा आप मुझे बताइए। खुशबू, यस मैम, डिस्चार्ज बिफोर चार्ज फ्रेमिंग होता है और एक्विटल आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग। सिंपल सा है। जो एक्विटल होता है वो ट्रायल के बाद होता है, मतलब आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग। यदि कुछ किसी भी व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? अक्विटल कहा जाएगा। और चार्ज फ्रेमिंग से पहले व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? डिस्चार्ज कहा जाएगा, ठीक है? और आ जाइए, ये मेजर डिफरेंस था। अब हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डिस्चार्ज कब होता है? हैपेंस बिफोर द ट्रायल बिगिंस। एक्विटल कब होता है? हैपेंस आफ्टर द ट्रायल कंक्लूड्स। डिस्चार्ज सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इनसफिशिएंट एविडेंस है। लेकिन एक्विटल क्या है? गिल्ट प्रूव नहीं कर पा रहा है सामने वाला व्यक्ति। इसको व्यक्ति को, डिस्चार्ज वाले व्यक्ति को रीट्राई किया जा सकता है। किसी सबको आता होगा, ये सब हम आगे पढ़ लेंगे। सेक्शन 300 का जो भी नया सेक्शन आया है कि डिस्चार्ज वाले व्यक्ति को रीट्रायल किया जा सकता है। लेकिन एक्विटल, एक बार आपने एक्विटल कर दिया तो आपका रीट्रायल नहीं होगा, आप डबल जीओपार्डी से जो भी है पार हो जाएंगे। इट्स नॉट अ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ इनोसेंस बट इट्स अ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ इनोसेंस। आई होप हमने किस किस के डिफरेंस याद करे। हमने डिस्चार्ज एक्विटल के डिफरेंस याद करे, समन केस वारंट केस के डिफरेंस याद करे, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल नॉन बेलेबल, एफआईआर, कंप्लेंट, और इसके अलावा किसी के याद करे हो तो और बता दीजिए। इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी इंक्वायरी। एंड ट्रायल। तो ये सारे डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। एग्जैक्ट मैं टाइम बता दूंगी, 7 बजे ही करते हैं, क्योंकि जैसा भी होगा। चलो अभी 7 बजे का टाइम मैं आपको बता रही हूँ, बाकी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कि ऑफिस से अभी मैं 30 तक ऑफिस जाऊंगी। 30 के बाद मैं रेगुलर पढ़ाई कराऊंगी आपको, कि 30 तक मुझे थोड़ा सा 7 बजे तक का टाइम दे दीजिए। अभी क्लास 1 घंटे की रहेगी, लेकिन जो फाइनल क्लास होगी वो आपकी 1.5 घंटे की होगी। डन? थैंक यू सो मच। थैंक यू।